हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल ACM एजुकेशन। तो आज मैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ। यहाँ पे हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभी इस टॉपिक के बारे में हम अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। तो आज हम इसी टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर जो केमिकल रिएक्शन के टाइप्स हैं, इसके अंदर जो पहले दो टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, इनके बारे में बात करेंगे। टोटल 5 तरह के केमिकल रिएक्शन हैं: कॉम्बिनेशन, डीकॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले एक डाउट आपको क्लियर कर दूं। अगर आपको ये लग रहा है कि हमने पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़े थे और एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़े थे, अब आधे लोगों को तो हो सकता है वो याद भी ना हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। तो आप अगर पढ़ रहे हो कोई भी चैप्टर तो उससे सीरियसली पढ़िए। ये 10th है अभी, आप इसलिए सीरियसली कोई चैप्टर को पढ़िए। तो अगर आपको लगता है कि आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक याद है और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो भी तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन थे, तो आपकी ये सोच भी कहीं ना कहीं ठीक ही है। जो आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन हैं वो भी दो तरह के केमिकल रिएक्शन के टाइप ही है, पर वो इस बेसिस पे है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है। पहली बात आपको पता है सारे रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अगर कोई भी रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक्सोथर्मिक, अगर टेम्परेचर घट रहा है तो एंडोथर्मिक। तो वो टेम्परेचर के चेंज की बेसिस पे वो दो कैटेगरी है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होंगे, एंडोथर्मिक कौन से होंगे। पर अभी हम जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो अभी हम 5 तरह के पढ़ेंगे, ये इस तरह से क्लासिफाई किए गए हैं कि कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी कंपाउंड या फिर कोई भी आयन दूसरे एलिमेंट या फिर कंपाउंड या फिर आयन से किस तरह से रिएक्ट करते हैं और किस तरह की प्रोडक्ट बनाते हैं, उस बेसिस पे ये 5 तरह के क्लासिफिकेशन किए गए हैं। तो सबसे पहला टाइप है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इसके नाम से आपको क्या लग रहा है? कॉम्बिनेशन। हो सकता है कि कुछ चीज़ कंबाइन हो रही हो और कुछ और कोई नई चीज़ बन रही हो, इस तरह से कुछ हो सकता है। ऐसा मैं नाम से लग रहा है, सिर्फ नाम, ये जो कॉम्बिनेशन है इस नाम से मैं ऐसा लग रहा है। तो चलिए पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन कहता है दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। क्या कह रहा है? दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस। अब ये सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? ये सब्सटेंस आपके दो एलिमेंट हो सकते हैं या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं या फिर कंपाउंड हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये अगर दो सब्सटेंस हैं आपकी रिएक्शन में, दो से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर दो हैं तो उनमें से एक कंपाउंड हो, एक एलिमेंट हो, दोनों एलिमेंट हो या फिर दोनों कंपाउंड हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जो सब्सटेंस है एलिमेंट हो सकता है या फिर कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। और सब्सटेंस मतलब एलिमेंट या फिर कंपाउंड या फिर एक एलिमेंट एक कंपाउंड, इनमें से कुछ भी हो सकता है ये सब्सटेंस। तो ये टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट करके अगर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, सिंगल सब्सटेंस, इस चीज़ को नोट करिए, सिंगल सब्सटेंस मतलब एक ही सब्सटेंस बनेगा। ऐसा नहीं कि दो इससे ज़्यादा आपने सब्सटेंस लिए फिर आपने रिएक्ट कराया तो फिर से दो से ज़्यादा ही बन गए, तो वो कॉम्बिनेशन नहीं होगा। फिर कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन ये कहता है कि दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब रिएक्ट करके एक ही सिंगल सब्सटेंस बनाएगा तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं इसके। ये देखिए पहला एग्जांपल, 2mg सॉलिड प्लस O2 गैस गिव राइज टू 2mgO सॉलिड। और दूसरा एग्जांपल ये देखिए, 2Na सॉलिड प्लस Cl2 सॉरी 2Cl2 नहीं प्लस Cl2 गैस गिव राइज टू 2NaCl सॉलिड। तो ये दो जो एग्जांपल है यहाँ पे देखिए, जो रिएक्टेंट साइड है आपकी, ये आपकी रिएक्टेंट साइड है Mg प्लस O2 और यहाँ पे ये Na प्लस Cl2 ये रिएक्टेंट साइड है। यहाँ पे सिर्फ दो एलिमेंट है, ये देखिए MgO2 NaCl2 ये दो एलिमेंट है। ये दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक कंपाउंड बन रहा है। तो ये पहली कैटेगरी के एग्जांपल हो गए हमारे कि जो सब्सटेंस थे अगर वो दो तरह के दो ही एलिमेंट हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब अगर सिर्फ एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं और एक कंपाउंड बना रहे हैं।
सॉरी एक कंपाउंड बना रहा है, बना रहे हैं तो प्लूरल हो गया, एक कंपाउंड बना रहा है, तो ये पहले तरह का एग्जाम्पल हो गया कॉम्बिनेशन के अंदर। दूसरा क्या हो सकता है? हो सकता है कि दो कंपाउंड हो, तो ये देखिए CaO, इसका एग्जाम्पल CaO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड है, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, सॉरी, H2O लिक्विड गिव राइज टू CaOH2 होल ट्वाइस सॉलिड। तो यहाँ पे देखिए CaO और H2O रिएक्टेंट की साइड दो कंपाउंड है, ये दोनों रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये सेकेंड कैटेगरी हो गई हमारी एग्जाम्पल के अंदर। और तीसरी क्या हो सकती है? एक कंपाउंड हो सकता है और एक एलिमेंट हो सकता है, जैसे ये देखिए 2CO गैस प्लस O2 गैस गिव राइज टू 2CO2 गैस। तो यहाँ पे O2 एक एलिमेंट है और CO एक कंपाउंड है, तो एक कंपाउंड और एक एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं और एक कंपाउंड बन रहा है। तो ये तीन तरह के हमारे एग्जाम्पल हो गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। इन तीन में से कोई भी तरह का अगर आपको रिएक्शन दिखे तो वो कौन सा होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि दो सब्सटेंस या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन हो कि एक ही सब्सटेंस जब आपको दिखे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ और हो। अब अगर हीट लिखा रहेगा तो वो अलग बात है, हीट मतलब तो कोई कंपाउंड सब्सटेंस नहीं हुआ ना। कहने का मतलब अगर सिर्फ एक ही सब्सटेंस आपको दिखता है प्रोडक्ट की साइड और रिएक्टेंट की साइड एक से ज़्यादा सब्सटेंस दिखता है, सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, कंपाउंड या फिर एलिमेंट, तो उस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। अब अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं जो कि है डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये आपको नाम से क्या लग रहा होगा? डी कॉम्बिनेशन। डी कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन का उल्टा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई आपका कंपाउंड है वो टूट रहा हो, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा आपको नाम से लगता है। तो अभी इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है? दोज रिएक्शंस इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिमिलर सब्सटेंस। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ मैं डेफिनेशन। दोज रिएक्शंस in which a compound splits up into two or more similar substance, मतलब एक कंपाउंड है वो टूट गया, दो से ज़्यादा सब्सटेंस बन गए, तो ये क्या हुआ? डी कॉम्बिनेशन। तो ये किसका? कॉम्बिनेशन का उल्टा हुआ कि नहीं? कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? दो से ज़्यादा कंपाउंड जुड़ के एक कंपाउंड बन रहा था। डी कॉम्बिनेशन में क्या होगा? एक ही कंपाउंड होगा, वो टूट जाएगा और उसके टूटने से दो से ज़्यादा, दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी आपके डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं सारे एंडोथर्मिक होते हैं। एंडोथर्मिक अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, एंडोथर्मिक क्या होता है। और भी अगर आपको डाउट है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के बारे में तो पहला लेक्चर जो मैंने बनाया था इसी चैप्टर का उसको देख लीजिएगा प्लीज़, तो आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? जितने भी डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अब ये आपने एक स्टेटमेंट ऐसे ही कह दिया और आप याद रख लीजिए, ये एक अलग चीज़ है। पर अगर आप सोचेंगे कि क्यों सारे डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक क्यों होते हैं, अगर आपने ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपकी बहुत अच्छी चीज़ है, आपको ऐसे सोचना भी चाहिए। और क्यों हो रहा है ये आपको बताने के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारा एक जो कंपाउंड है वो टूटता है। अब अगर एक कंपाउंड है वो अपने आप ही तो नहीं टूट जाएगा। आपके घर में अगर कोई चीज़ है वो अपने आप तो नहीं टूट जाती, आप उसको तोड़ते हो या फिर कोई चीज़ गिरती है तो टूटती है। मतलब एक सब्सटेंस जो है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वो ऐसे अगर इस तरह से आप, मतलब एक सब्सटेंस है वो आप बड़े बड़े तो अपने आप ही तो नहीं टूट जाएगा ना। जैसे कि एक कंपाउंड है वो अपने आप, आपने उसमें कुछ रिएक्शन नहीं कराया या फिर उसके साथ कुछ छेड़खानी आपने नहीं की तो अपने आप ही तो नहीं टूट जाएगा, है कि नहीं। तो आप क्या करते हो, कोई भी कंपाउंड जो है उसको अगर आपको तोड़ना है, मतलब आपको डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कराना है, एक कंपाउंड है उसको तोड़ना है, तो आप उस कंपाउंड को एनर्जी देते हो। क्या देते हो? उस कंपाउंड को एनर्जी देते हो। अब ये एनर्जी जो है वो कोई भी फॉर्म की एनर्जी हो सकती है। आप इलेक्ट्रिक एनर्जी दे सकते हो, लाइट एनर्जी दे सकते हो, हीट एनर्जी दे सकते हो, वो अलग चीज़ है। पर आप बेसिकली क्या करते हो, कोई भी कंपाउंड को अगर एनर्जी देते हो और फिर वो कंपाउंड टूटा है, ऐसे नहीं टूटेगा, आपको पता है। तो आपको डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन करने के लिए एक कंपाउंड को एनर्जी देनी पड़ेगी।
और जब भी रिएक्शन हो जाएगा तब वो एनर्जी आपको फिर से तो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो जो एनर्जी आपने दी वो एनर्जी तो यूज़ हो गई ना आपके कंपाउंड को तोड़ने के लिए। अगर आप एक लकड़ी, फॉर एग्जांपल आप लकड़ी तोड़ रहे हो तो आपने प्रेशर अप्लाई किया उस लकड़ी को तोड़ने के लिए। अब लकड़ी टूटने के बाद वो प्रेशर आपको फिर से तो नहीं मिलेगा ना, वो तो यूज़ हो गया आपको लकड़ी तोड़ने के लिए। वैसे ही अगर आप कोई भी खाना पका रहे हो या फिर अगर खाना पका रहे हो या फिर कोई भी चीज़ कर रहे हो जिसमें आप हीट दे रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो आप कैंडल बर्न कर रहे हो, आप हीट दी, जब तक कैंडल बर्न हो रही है वो हीट मतलब वो आग जल रही है तो आप हीट मिल रही है। अब वो रिएक्शन हो गया, कैंडल पूरी जल गई और फिर वो जो लिक्विड वैक्स बचता है वो बचा। उसके बाद अगर आप कहोगे मुझे अभी भी हीट चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वो हीट वो जो सॉलिड वैक्स था वो जलाने में यूज़ हो गई। वैसे आप अगर खाना पका रहे हो तो आप जो गैस से हीट दे रहे हो वो तो खाना पकने में यूज़ हो गई, और खाना बनने के बाद अगर आप कहो कि मुझे वापस वो हीट दे दो तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे इनिशियली आप जब खाना पकाते हो देखिए तो आपने हीट दी, खाना पकने के बाद हीट नहीं दिखी, तो इनिशियली आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा था, है कि नहीं? जो आप जब खाना बना रहे थे तब आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा था, रिएक्शन हुआ मतलब खाना बन गया तो टेम्परेचर घट गया। टेम्परेचर घट गया, ये देखिए रिएक्शन हुआ और क्या हुआ, टेम्परेचर घटा, तो क्या हुआ, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ कि नहीं? तो यही ये पॉइंट कह रहा है कि सारे डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं। तो अभी इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो पहला एग्जाम्पल है CaCO3 सॉलिड। यहाँ पे ये एरो मार्क के ऊपर ट्राइंगल जो है इसको हम डेल्टा बोलते हैं, इस सिंबल को। इसका मतलब हीट होता है, मतलब आप रिएक्टेंट के साइड अगर हीट देते हो, अगर हम ऐसे लिखते CaCO3 सॉलिड प्लस हीट, उसका मतलब, और ये जो CaCO3 एरो मार्क ऊपर ट्राइंगल का सिंबल, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे यहाँ पे प्रोडक्ट की साइड ऐसे डेल्टा बना दो और उसका मतलब वही हो गया, नहीं। ऐसा अगर एरो मार्क बना दो, यहाँ पे ऐसे डेल्टा लिख दो, मैं बोलूँगा इसका मतलब यहाँ पे हीट है, ऐसा मत करना, ठीक है। ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ही, तो आप लिखोगे ही नहीं, ये एंडोथर्मिक है। अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्लस हीट लिखना हो तो प्लस हीट लिखना, ऐसे एरो मार्क ऐसे डेल्टा मत लिख देना। कोई आपको सोचेगा क्या पागल हो गया क्या, ऐसे एरो मार्क डेल्टा लिख दिया। एरो मार्क डेल्टा आप सिर्फ तभी लिखते हो जब रिएक्शन के टाइम आप हीट दे रहे हो। मतलब देखो ये CaCO3 है, ये रिएक्ट करा रहा, ये रिएक्ट करके CaO CO2 बन रहा है, और जब भी ये रिएक्ट कर रहा है तभी आपने हीट दी इसको। इसका मतलब हुआ इस डेल्टा सिंबल का, एरो मार्क ऊपर ये जो ट्राइंगल मतलब डेल्टा सिंबल, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखिए, FeSO4 टू FeSO4 डेल्टा, मतलब आपने FeSO4 को हीट दी तो Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 बना। और यहाँ पे देखिए जो FeSO4 है उसको हम फेरिक सल्फेट कहते हैं, Fe2O3 को फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, फेरस फेरिक। इस चीज़ का ध्यान रखिए, आयरन को कहाँ पे हम फेरस कहते हैं, कहाँ पे फेरिक कहते हैं, ये भी आगे आने वाले चैप्टर में आपका डाउट क्लियर होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आयरन की वैलेंसी उस कंपाउंड में 2 है या फिर 3 है, उस हिसाब से हम फेरस या फिर फेरिक कहते हैं। ये अगले चैप्टर्स में क्लियर हो जाएगा आपको। फिलहाल याद रखिए, आयरन को आप फेरस या फिर फेरिक दोनों कहते हैं किसी भी कंपाउंड में। तो यहाँ पे FeSO4 का मतलब फेरस सल्फेट है, फेरस, और Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। और एक चीज़, FeSO4 जो है उसका कलर ग्रीन होता है, और जब भी हम हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है। जो फेरिक ऑक्साइड जो सॉलिड प्रोडक्ट बनता है उसका कलर ब्राउन होता है। तो ये भी आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये जो रिएक्शन है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, आपका चेंज इन कलर का। और यही रिएक्शन आपका एक डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो ये देखिए, आपने ये एक एग्जाम्पल याद रखा, और आप 3 क्वेश्चन में आप इसी एग्जाम्पल को लिख सकते हो। अगर आपने पूछा किसी क्वेश्चन में, अगर आपसे किसी ने पूछा कि राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, आप ये लिख देना, ठीक होगा। अगर आपसे किसी ने पूछा कि राइट एन केमिकल रिएक्शन इन विच चेंज इन कलर टेक प्लेस, तो आप ये रिएक्शन लिख देना। अगर आपसे पूछा कि राइट एन एग्जाम्पल ऑफ ए डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो भी आप इसी एग्जाम्पल को लिख सकते हो, है कि नहीं।
तो इसी तरह से आप जो भी रिएक्शन पढ़ते हो ट्राई कीजिए कि जितने भी कॉमन ऐसे रिएक्शन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ये देखिए, ये चेंज इन कलर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एंडोथर्म भी है और ये डीकॉम्बिनेशन भी है। तो इस तरह के रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको ज़रूर याद रखिए। और एक चीज़ आपको मैंने पहले लेक्चर में बताई थी, CaO क्या होता है, क्विक लाइम। CaOH2 क्या होता है, लाइम वाटर। और CaCO3 क्या होता है, हमारा मार्बल या फिर चौक। ठीक है, ये इसके कॉमन नाम है, ये आपको याद रखने हैं। एक और चीज़ ये, और एक चीज़ मैंने आपको जो पहले लेक्चर में बता रहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो हम बात कर रहे थे लाइम वाटर मिल्क की। तो ये सारे जो भी रिएक्शन होते हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे 10th में, आप एग्जाम्स दोगे, आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो रिएक्शन है ये कितने इंपॉर्टेंट है, और ये आपको हमेशा याद होने चाहिए ये रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपको धीरे धीरे याद हो गया, और आप ट्राई भी कीजिए, जितने जल्दी याद रख सकते हो उतना आपके लिए भी अच्छा है। तो ये दो पहले एग्जाम्पल हो गए हमारे किसके, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन में, जहाँ पे हम हीट देके किसी भी कंपाउंड को तोड़ रहे हैं। जहाँ देखिए हीट देके तोड़ रहे हैं, और जहाँ पे हम ये करते हैं, जहाँ पे ये देखिए, व्हेन अ डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, मतलब हम हीट देके किसी भी डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन को करा रहे हैं, तो वो रिएक्शन क्या होगा, थर्मल डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। और अगर उसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देके कोई कंपाउंड को तोड़ते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक डीकॉम्बिनेशन होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, थर्मल जहाँ पे हम हीट देते हैं, इलेक्ट्रिक तो आपको पता ही है इलेक्ट्रिसिटी देते हो। तो ये जो पहले दो एग्जाम्पल थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे थे, हीट के फॉर्म में। अभी जो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे दो, वहाँ पे हम एनर्जी तो देंगे, पर हम अभी हीट के फॉर्म में एनर्जी नहीं देंगे। हम क्या देंगे, अभी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देंगे। जहाँ पे ये देखिए पहला एग्जाम्पल, H2O लिक्विड, इलेक्ट्रिसिटी हमने वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस अलग अलग हो गई इलेक्ट्रिसिटी देने से। तो ये आपका डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी को एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ किया डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन को कराने के लिए। उसी तरह से NaCl लिक्विड, इलेक्ट्रिसिटी हमने दी। यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है, आप भी ऐसे रिएक्शन में ऐसे मत लिख दें, आपको इलेक्ट्रिसिटी पूरा लिखना है। ठीक है, नहीं तो मार्क कट जाएंगे, फिर मुझे मत कहना कि मार्क कट गए और आपने बताया नहीं। ठीक है, तो ये अपने हुआ NaCl, इलेक्ट्रिसिटी गिव राइज टू 2Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी दी डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए। और आप क्या कर सकते हो, आप लाइट भी दे सकते हो। कोई रिएक्शन अगर उसको बहुत कम एनर्जी चाहिए, तो आप लाइट भी दे सकते हो उस रिएक्शन को ऑक्यूर करने के लिए। जैसे कि ये दो एग्जांपल हैं हमारे, 2AgCl, आपने बस उसको सनलाइट में रख दिया, या फिर आपने उस पर कोई भी तरह से लाइट गिरा दी। सनलाइट थोड़ी पावरफुल लाइट होती है, ऐसा नहीं कि आप मोबाइल की फ्लैश लाइट जला दो AgCl के और देखने लग जाओ, हाँ भाई AgCl रिएक्ट नहीं कर रहा। लाइट सोर्स मतलब थोड़ा पावरफुल होना चाहिए, जैसे सन में रख दिया, या फिर आपने बहुत पावरफुल कोई लाइट है आपके पास, अगर फ्लोरेसेंट लैंप है, जो पुराने फ्लोरेसेंट लैंप आते थे आपके, फिलामेंट वाला येलो कलर के बल्ब जो होते थे, उस तरह के बल्ब के नीचे आपने कई घंटे रख दिया। मतलब ऐसे भी नहीं कि आपने थोड़ी सी लाइट दिखा दी और हो जाएगा, वो तो बहुत नेग्लिजिबल एनर्जी है कंपैरेटिवली। मतलब मैं बोल रहा था कम एनर्जी चाहिए, मतलब कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिसिटी और हीट एनर्जी से कंपैरेटिवली जो रिएक्शन लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में होती है, उनको कंपैरेटिवली कम एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हुए, 2AgCl, लाइट एनर्जी आपने दी, कोई भी पावरफुल लाइट सोर्स जैसे सन या फिर कोई फ्लोरेसेंट बल्ब के अंदर कई घंटे आपने रख दिया AgCl को, तो वो टूट गया Ag और Cl2 में। ठीक है, और जैसे ही AgBr भी वैसे ही लाइट आपने दी, तो Ag और Br2 हो गया। सॉरी अगर वो मेरा फ़ोन यहाँ पे पास में था तो वो नॉइस कर रहा था, उसके लिए वेरी सॉरी। तो आपने क्या की, लाइट एनर्जी दी। और एक चीज़ आप याद रखिए, AgCl, AgCl2 और यहाँ पे ब्रोमीन, इनके कलर्स भी आपको याद रखने हैं। AgCl का कलर वाइट होता है, AgBr का कलर पेल येलो, सिल्वर का कलर ग्रेस वाइट, क्लोरीन का कलर येलोइश ग्रीन और ब्रोमीन का कलर रेड ब्राउन। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। क्यों?
क्योंकि आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, सब्सटेंस एक्स ऑफ वाइट कलर when kept a long time in sunlight, then a yellowish green color gas is evolved and a grayish white substance is remained. Write a balanced chemical equation for this and what is the formula of X. इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा कि ये कौन से कलर होते हैं। जितने भी तरह के अभी हमने बात की और आने वाले समय में भी बात करेंगे, जितने भी तरह के कलर्स हैं आपके किसी भी एलिमेंट के, वो या फिर कंपाउंड के, वो सब आपको जितने भी इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो ही आप वो जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे जो हायर लेवल हॉट्स क्वेश्चन जो हम बोलते हैं, हायर लेवल थिंकिंग स्किल के जो क्वेश्चन एक दो पूछ जाते हैं एग्जाम में, वो आप टैकल कर पाओगे। जैसे कि मुझे जहाँ तक याद है, हमारे जब मैंने 10th दिया था तब ऐसा क्वेश्चन आया भी था। वहाँ पे पूछा था कि ए सब्सटेंस YSO4 when reacts with another metal of X, then XYO4 is formed and Y is remained. The color of YSO4 is blue. Then what are Y and X and write a balanced chemical equation for the same. तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। जैसे अभी मैं ये क्वेश्चन बोल रहा था, यहाँ पे की पॉइंट क्या था, पहले आपने देखा YSO4 है और X है, तो ये एक क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये अभी हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है पहला। फिर YSO4 जो है वो ब्लू कलर का है, तो YSO4 क्या हो सकता है, अगर आपको पता हो कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का होता है, तो YSO4 कॉपर सल्फेट हो सकता है। तो इस तरह से आपको वो क्वेश्चंस को टैकल करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए आपको ये जो कलर्स हैं ये आपको याद रखने होंगे। अगर आपको अभी तक नहीं पता चला इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी तो मैंने ये बता दिया, ठीक है। और एक पॉइंट, ये जो दो रिएक्शन हमने लिखे अभी, AgCl और AgBr, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते थे। अभी तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कोई नहीं लेता, पर जब भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का ज़माना था तो ये जो AgCl और AgBr, ये दो कंपाउंड को हम यूज़ करते थे सनलाइट के प्रेजेंस में, और मतलब ये दो रिएक्शन यूज़ होते थे बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अब किस तरह से यूज़ होते थे, उसका क्या प्रोसेस था, क्या मैकेनिज्म था, ये आपके सिलेबस में नहीं है। और आपको अगर आप क्यूरियोसिटी के लिए जानना चाहो तो गूगल सर्च मार लीजिए या फिर कोई भी यूट्यूब पर ऐसे वीडियो सर्च कर लीजिए, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो आपको दिखा देगा। और अगर आपको समझ में ना आए तो सर्च करा के गिर मत जाना, ये आपको ज़रूरत नहीं है, बेसिकली ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपको क्यूरियोसिटी के लिए जानना है, आपको अगर जानना है कि ये क्यों होता है तो आप जान सकते हो, पर क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है तो यहाँ पे मेरा इसको पढ़ाने का लॉजिक कोई नहीं बना, ठीक है। अगर आपको जानना है तो आप और कोई सी वीडियो से देख के जान सकते हो, पर आप सिर्फ अभी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए कि ये जो दो रिएक्शन है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट, जो डाइजेशन है वो एग्जाम्पल है हमारा डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन का। जो भी प्रोसेस होता है डाइजेशन का, वो पूरा प्रोसेस ये डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कैसे, देखिए, आप फॉर एग्जाम्पल एक फूड खाते हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल लिया और उसको खा गए। आप जो भी फूड खाते हो उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स, काफ़ी सारे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी मिले होते हैं किसी भी फूड में, आप उसको खाते हो। फिर आपका सलाइवरी ग्लैंड में, फिर आपके लीवर से जो बाइल जूस निकलता है, फिर आपका स्टमक में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे फेज में आपके सारे जो फूड है वो सिंपलर फॉर्म में टूटते जाते हैं। कहाँ पे आपका फूड है वहाँ से कार्बोहाइड्रेट कहीं पे अलग होगा, फिर वो कहीं और जाके डाइजेस्ट होगा, फिर आपका जो फैट है वो कहीं और टूटेगा। तो ये सब आप बायोलॉजी के पहले चैप्टर में पढ़ोगे। तो ये जो पूरा एग्जाम्पल हुआ ना डाइजेशन का, ये डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। आई होप कैसे आप क्लियर होगा, क्योंकि जो बेसिकली जो फूड था वो एक कंपाउंड था, आपने लिया और आपके बॉडी के अंदर उसके दो से ज़्यादा तरीके से वो टूट रहा है कि नहीं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डीकॉम्बिनेशन का। तो ये हमारी बात हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की और डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अगले आने वाले वीडियो में हम
जो और 3 टाइप के रिएक्शन बचे हैं हमारे, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उनके बारे में बात करेंगे। जाने से पहले ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10th में, ज़्यादातर नहीं कभी कभार पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊं तो मुझे कमेंट में सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं इस तरह के 7-8 क्वेश्चन लेके आपको बता दूंगा। बेसिकली ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। इनिशियली आपको ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर है वो आपस में इंटरलिंक्ड होके भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिस कराऊं तो मैं करा दूंगा, अभी करा दूंगा या फिर केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर क्लियर होने के बाद भी करा दूंगा। अगर आपको कराना है तो ये भी बता दीजिए, कभी कराना है ये भी बता दीजिए। अभी मैं आप चाहो तो मैं अभी भी करा दूंगा, पर आप फिर से वहाँ पे कंफ्यूज हो गए और आपको डीमोटिवेट होगा और आपको लगेगा कि ये केमिस्ट्री में ये सब क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। इसीलिए अगर इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हॉट्स के जो ऐसे दिए होते हैं, सब्सटेंस एक्स रिएक्ट विद अनदर सब्सटेंस वाई, अनदर सब्सटेंस जेड फॉर्म एक्स वाई जेड क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपने देखे होंगे, आपको पता है, तो ये मेरा सजेशन में यही होगा कि केमिस्ट्री के 1-2 चैप्टर आप पहले अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उनके कॉन्सेप्ट जान लीजिए। नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं आपके एनसीईआरटी के और भी कोई रेफरेंस बुक के अगर जो क्वेश्चन आप करते होंगे तो वो क्वेश्चन पहले कर लीजिए, थोड़ा चैप्टर पे थोड़ी ग्रिप बनाइए, फिर इस तरह के क्वेश्चंस पे आइए। फिर भी ये काफ़ी एक ईजी क्वेश्चन है, इसको मैं कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो ये पढ़ते ही आपको क्या पता चल गया, एक जो एक्स कंपाउंड है वो व्हाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। तो आप जानते हो कि व्हाइट वॉशिंग में क्या यूज़ होता है, CaO यूज़ होता है कि नहीं। व्हाइट वॉशिंग में एक्स जो है मतलब क्या हुआ, CaO हुआ, क्योंकि CaO ही एक ऐसा कंपाउंड हमारे नॉलेज में जितना हमने पढ़ा था व्हाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। तो आपको ये पता चल गया एक्स क्या है, CaO है। तो यहाँ तक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। फिर क्या कह रहा है, नेम एक्स, तो आपने एक्स का नाम लिख दिया, कैल्शियम ऑक्साइड, राइट इट्स फॉर्मूला CaO। फिर क्या कह रहा है, इट्स रिएक्शन विथ वाटर, तो आप CaO और जो H2O का जो रिएक्शन है ये आप लिख देना। ये रिएक्शन CaO प्लस H2O गिव राइज टू CaOH2, ये रिएक्शन आप पूरा लिख देना। यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, एरो मार्क, यहाँ पे सॉलिड, ये सब मेंशन करके। तो इतना आप करते ही आपको 2 मार्क मिल गए। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या पकड़ना था, एक्स जो है वो व्हाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो व्हाइट वॉशिंग में यूज़ होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना था। तो यही की फैक्टर होता है, आपको जो XYZ दिया होता है वो आप कितनी जल्दी और किस वे में आइडेंटिफाई करते हो वही इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पे ही मैं कंक्लूड करता हूँ। पहला वीडियो जो मैंने बनाया था वो काफ़ी लॉन्ग हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि इतने लॉन्ग वीडियो भी अगर आप बोर हो सकते हो देखने के लिए, इसलिए अभी जो मैं वीडियो बनाऊंगा ये थोड़े शॉर्ट रहेंगे रिलेटिवली। ऐसा नहीं कि मैं 2-2 मिनट में ही सारे ऐसे ही बोल जाऊँ, फिर तो आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। मतलब 1-1 घंटे के नहीं, मैं ट्राई करूँगा कि 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है। तो ये हमारे आज हम पहले 2 टाइप ऑफ जो केमिकल थे ये पढ़े। अगला वीडियो जल्दी में लेकर आऊँगा। इस बार की तरह नहीं होगा कि 5-6 दिन में गैप ले लूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बिजी था, मेरे भी कुछ काम थे और थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी था, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लेट आया। अगला वीडियो कंपैरेटिवली जो दूसरा वीडियो आया था, मतलब पहला वीडियो दूसरा वीडियो जो टाइम गैप था उससे कम टाइम गैप में तीसरा वीडियो भी लेके आऊँगा, जहाँ पे हम डी कॉम्बिनेशन तो हमने पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन डी कॉम्बिनेशन, हम वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। और अगर आप चाहो, अगर लॉन्ग वीडियो चाहते हो तो उसी में मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा दूँगा। पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि कम टाइम है या फिर ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो मैं आपको जो क्वालिटी कंटेंट मैं देना चाहता हूँ उसमें मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो आप ये बता दीजिए कि आपको लेंथ वाइज वीडियो लॉन्ग चाहिए या फिर नंबर ऑफ़ वीडियोस ज़्यादा चाहिए, ये चीज़ थोड़ी मुझे बता देना, तो उस तरह से मैं अगले आने वाले वीडियोस आपके लिए बना दूँगा। तो अब अभी के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, लॉकडाउन का टाइम अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कीजिए, अगर हो सके तो कोई नई हॉबी डेवलप कीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए आपसे मिलूँगा अगली बार, अभी के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय टू ऑल।